नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण सर। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं टेट वाली क्लास में। आप सभी लोगों के भारी डिमांड पर मैं लेकर आया हूं हिस्ट्री की क्लास। हिस्ट्री की एक ही वीडियो में आप कवर करिए मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। इतिहास पढ़कर इतिहास रच दीजिए। इतना कम समय बचा हुआ, इतने कम समय में भी अगर आप चाहें तो इतिहास को रच सकते हैं, यानी कि पेपर 1 के साथ साथ पेपर 2 को भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं। बस आपको चाहिए सही स्टडी मटेरियल और सही रणनीति। आपको चाहिए सही स्टडी मटेरियल भी मैं आपको दे रहा हूं और सही रणनीति के साथ मैं आपको पढ़ा भी रहा हूं। बस आपको क्या करना है, डेली जो वीडियो शेयर की जा रही है उनको डेली के डेली आपको देखते रहना है। दूसरी बात करते हैं क्लास शुरू करने से पहले अभी हमने खुला चैलेंज दिया हुआ, जिसको जो भी मन करे, जो भी टॉपिक नहीं आ रहा या जो चैप्टर उसे समझ में नहीं आ रहा, वो क्या करे, कमेंट बॉक्स में जाकर, मतलब ये वाली जो वीडियो है इस वीडियो में जाकर कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन डाल सकता है। ठीक है, ये मान के चलिए उसके दूसरे दिन ही उसकी जो उसका डाउट्स होगा वो दूसरे दिन ही क्लियर करवा दिया जाएगा। जैसे कि बात करते हैं, रीना जी ने कल क्वेश्चन डाला था कि सर हमारी हिस्ट्री की क्लास आप करवा दीजिए, तो उनकी भी डिमांड है और बहुत सारे छात्रों की भी डिमांड है, इसीलिए मैं हिस्ट्री लेकर आया हूं। ठीक है, तो अब मान के चलिए इससे बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। एनवायरमेंट यदि आपका अच्छा नहीं है तो एनवायरमेंट वाली वीडियो जो आप देखते रहिए, और बहुत जल्द मैं मैराथन सेशन के माध्यम से भी इसको खत्म कर दूंगा। अभी क्या है कि मैं छोटे छोटे टॉपिक लेकर आ रहा हूं जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि पहले आप धीरे धीरे देखते चलिए और एक दिन ऐसा आएगा जब मैं इसको मैराथन रूप से खत्म कर दूंगा। अभी सिद्धांतों की भी वीडियो आने वाली है। सिद्धांत, कुछ एक तरीके से ट्रिक वर्ड, बहुत सारी चीजें मैं लेकर आने वाला हूं आपके एग्जाम के पहले पहले सब कुछ करवा दूंगा। बस आप चिंता मत करिए, जो चीजें हमारे द्वारा करवाई जा रही हैं उनको आप सीधा ईमानदारी से करते चलिए। निश्चित तौर पर जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वाकई में लगता है प्रवीण सर ने ही ये पेपर बनाया हुआ है। दोस्तों, आज हम कवर करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री और इसके बाद एक दिन छोड़कर दूसरे दिन हम कवर करेंगे मीडियल हिस्ट्री। फिर उसके एक दिन बाद अगर देखा जाए तो एशियंट हिस्ट्री, फिर पॉलिटी, फिर ज्योग्राफी, फिर अदर सब्जेक्ट, और संडे को आपकी हो जाएगी एक तरीके से। संडे को हमने आपको बताया है कि 15 नंबर की आपकी पैडागोजी भी मैं कंप्लीट करवा दूंगा। तो दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने से पहले मॉडर्न हिस्ट्री में कुछ बातें पहले मैंने लिया हुआ है, इसको मैं थोड़ी देर बाद पढ़ाऊंगा। ठीक है, लेकिन अभी कुछ अन्य चीज़ों में आपको पढ़ा देता हूं जो आपके एग्जाम में पहले चीज़ें आती रहती हैं। देखिए, महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, समझिएगा। भारतीयों के द्वारा क्या किया गया, कुछ प्रकाशित समाचार, यानी कि कुछ समाचार पत्र प्रकाशित किए गए। जैसे कि बात करते हैं यंग इंडिया की बात करते हैं, तो यंग इंडिया किस भाषा में थी दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी भाषा में। और इसके संपादक कौन थे या संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि यंग इंडिया के संपादक कौन रहे हैं, स्थापना वर्ष भूल जाते हैं चलेगा, वैसे इसकी कोई नीड नहीं है, वैसे ये नहीं पूछा जाता है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि इसके संस्थापक या संपादक कौन रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अल हिलाल के बारे में बात करते हैं, या तो उर्दू भाषा में समाचार पत्र था, और इसके अगर संपादक की बात करते हैं तो मौलाना अबुल कलाम थे। अल हिलाल के बारे में अगर पूछा जाता है, मौलाना अबुल कलाम को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हरिजन के बारे में बात करते हैं, तो हरिजन जो समाचार पत्र था दोस्तों, इसको भी ध्यान रखिएगा, हिंदी और गुजराती भाषा में, और इसके संपादक कौन रहे हैं? महात्मा गांधी रहे हैं। तो जल्दी से आप लोग दूसरों को भी शेयर कर दीजिए, जो आपके साथ जुड़ रहे हैं, जो आपके साथ नहीं जुड़े हैं अपने सभी दोस्तों को बता दीजिए कि प्रवीण सर इस समय हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं और बहुत ही बेहतर तरीके से सारी चीजें कवर करवा रहे हैं। दूसरी बात करते हैं केसर की बात करते हैं। केसर भी समाचार पत्र है या पत्रिका है, जो कि मराठी भाषा में है दोस्तों। किस भाषा में है? मराठी भाषा में थी, और इसके संपादक कौन रहे हैं? बाल गंगाधर तिलक रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हिंदुस्तान टाइम्स के बारे में बात करते हैं, तो हिंदुस्तान टाइम्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यह अंग्रेजी में समाचार पत्र था, और इसके रचयिता कौन थे या संपादक कौन थे? के.एम. पन्नीकर थे। नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल हेराल्ड के बारे में अगर देखा जाए तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि अंग्रेजी में समाचार पत्र होगा, लेकिन इसके जो संपादक रहे हैं जवाहरलाल नेहरू रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेशनल हेराल्ड नामक समाचार पत्र किसने संपादित किया था? तो ध्यान रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रिब्यून के बारे में बात करते हैं, तो अंग्रेजी भाषा में है, और इसके रचयिता कौन है या संपादक कौन है? सर दयाल सिंह मजीठिया। अमृत प्रचार पत्रिका के बारे में बात करते हैं, तो बांग्ला भाषा में, और मोतीलाल घोष, इसको तो आप याद ही रखिएगा, ये आता रहता है आपके एग्जाम में।
अमृत बाजार पत्रिका के बारे में बात करते हैं तो इसके संपादक कौन है? मोतीलाल घोष। किस भाषा में? तो भाषा है बंगाल भाषा में। नेक्स्ट हो गया बंगाली भाषा में। हम दर्द के बारे में बात करते हैं, मौलाना मोहम्मद अली। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं, देखिए समाचार पत्र के बारे में। यंग इंडिया को तो आपको याद ही रखना, महात्मा गांधी। अल हिलाल को भी आपको याद रखना है, उर्दू में है, मौलाना अबुल कलाम संपादक है इसके। फिर हरिजन जो हिंदी और गुजराती दोनों ही भाषा में है, ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी जी के द्वारा। केसरी के बारे में ध्यान रखिएगा, मराठी भाषा में है, जो कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं, संपादन किया जाता था हिंदुस्तान टाइम्स अंग्रेजी भाषा में, के एम पन्नीकर। नेशनल हेराल्ड के बारे में बात करते हैं तो नेशनल हेराल्ड अंग्रेजी भाषा में है, और किसने इसका संपादन किया हुआ है? तो ध्यान रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू। अमृत बाजार पत्रिका के बारे में बात करते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। देखिए अमृत बाजार पत्रिका के बारे में भी ध्यान रखिएगा, मोतीलाल घोष। और ये किस भाषा में थी समाचार पत्र? बंगाली भाषा में। तो दोस्तों आइए अब समझ लेते हैं स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नारों के बारे में। हमारे एग्जाम में नारों से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस नेता ने कौन से नारा बोला था या कहा था। जैसे कि बात करते हैं भारत छोड़ो, अंग्रेजों के बारे में बात करते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन की बात करते हैं, महात्मा गांधी। पूर्ण स्वराज्य की बात करते हैं, जवाहरलाल नेहरू। पूर्ण स्वराज्य की बात करते हैं, जवाहरलाल नेहरू। वंदे मातरम की बात करते हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी। हे राम, महात्मा गांधी। हिंदू हिंदुस्तानी की बात करते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ध्यान रखिएगा। वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि वेदों की ओर लौटो को किसने बताया है? तो दयानंद सरस्वती। आराम हराम है, जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। आराम हराम है, जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, श्यामलाल गुप्त ने कहा। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, विजयी विश्व तिरंगा हमारा। ठीक है, विजयी विश्व तिरंगा हमारा अगर देखा जाए तो श्यामलाल गुप्त आते हैं। जय हिंद की बात करते हैं, आप जानते ही हैं, जय हिंद, सुभाष चंद्र बोस। करो या मरो की बात करते हैं, महात्मा गांधी जी इस नारा को दिए थे। दिल्ली चलो का भी नारा अगर देखा जाए तो सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था। और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था। जो स्वदेशी राज्य होता है वह सर्वोपरि एवं उत्तम होता है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने इस कथन को कहा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने इस कथन को कहा है। इंकलाब जिंदाबाद, आप तो जानते ही हैं इंकलाब जिंदाबाद की बात की जाती है तो भगत सिंह का नेम आ जाता है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस जी की बात आ जाती है। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान है हमारा की बात करते हैं तो इकबाल साहब आ जाते हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है बाजुए। हाँ, तो राम प्रसाद बिस्मिल की बात करते हैं। मैं स्वभाव से ही समाजवादी हूँ, मैं स्वभाव से ही समाजवादी हूँ, इस कथन को किसने कहा है? जवाहरलाल नेहरू ने। साइमन कमीशन गो बैक का नारा की बात करते हैं, वापस जाओ, लाला लाजपत राय की बात करते हैं। और इसी में इनकी डेथ भी हो जाती है, इसी गो बैक के वजह से। ठीक है, पुलिस क्या करती है? लाठी चार्ज कर देती है, और जिसकी वजह से लाला लाजपत राय घायल हो जाते हैं और इनकी मृत्यु भी हो जाती है। संपूर्ण क्रांति की बात करती हैं, जयप्रकाश नारायण का नेम याद रखिएगा। एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा और जल्दी से दिखाना चाहूंगा क्योंकि समय हमारे पास नहीं है। भारत छोड़ो आंदोलन, ध्यान रखिएगा, वैसे बता ही दिया हूँ तो ज़्यादा, अगर मैं इसको करता हूं तो फिर ज़्यादा इसमें समय लूंगा तो बहुत सारी चीज़ें बच जाएंगी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, सिख धर्म के बारे में बात करते हैं। गुरु नानक सिख धर्म की स्थापना किए थे। ठीक है, गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक थे, आदि ग्रंथ की रचना इन्होंने की थी। गुरु अंगद के बारे में ध्यान रखिएगा, गुरुमुखी लिपि के जनक माने जाते हैं। तो गुरु अंगद के बारे में ध्यान रखिएगा कि गुरुमुखी लिपि के जनक माने जाते हैं। गुरु अमरदास ने क्या किया था? 22 गद्दियों की स्थापना किया था धर्म प्रचार के लिए। धर्म प्रचार के लिए अगर देखा जाए तो गुरु अमरदास ने क्या किया था? 22 गद्दियों की स्थापना किया था। गुरु रामदास की बात करते हैं। देखिए गुरु रामदास जो थे वे अमरदास के दामाद थे, इन्होंने अमृतसर की स्थापना किया था। और गुरु अर्जुन देव की बात करते हैं तो श्री हरमंदिर साहब या स्वर्ण मंदिर की नींव इन्होंने ही रखी थी, और गुरु ग्रंथ साहब का भी संकलन इन्होंने किया था। तो गुरु अर्जुन देव के बारे में तो आप लोग ध्यान ही रखिएगा कि इन्होंने श्री हरमंदिर साहब या स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी और गुरु ग्रंथ साहब का संकलन इन्होंने किया था। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं, हर गुरु गोविंद की बात करते हैं। अकाल तख्त की स्थापना या सिख में लड़ाकू जाति तब्दील किया था, यानी कि इन्होंने अपने शिष्यों को कहा कि अब हमें एक तरीके से लड़ाई झगड़े करना चाहिए, यानी कि लड़ाकू शिक्षा इन्होंने दिया था। किसने? गुरु हर गोविंद ने।
गुरु हरराय की बात करते हैं तो मुगलों के युद्ध की वजह से इन्होंने क्या किया था, एक तरीके उत्तराधिकार युद्ध में भाग लिया था, उत्तराधिकार के युद्ध में। नेक्स्ट बात करते हैं मुगलों के युद्ध में, नेक्स्ट बात करते हैं गुरु हरकिशन की बात करते हैं तो बहुत ही कम उम्र में एक तरीके से गुरु का पद ये ले लिए थे। गुरु तेग बहादुर की बात करते हैं, इस्लाम ना कबूल करने के कारण औरंगजेब ने इनकी हत्या करवा दी थी। दोस्तों ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि किसने इस्लाम कबूल ना करने की वजह से औरंगजेब ने उसको फांसी पर चढ़वा दिया था, तो गुरु तेग बहादुर। गुरु गोविंद सिंह जो कि अंतिम एक तरीके से सिख धर्म के अंतिम गुरु माने जाते हैं, 10वें गुरु थे। गुरु गोविंद का नेम ध्यान रखिएगा, खालसा, जो कि खालसा सेना की स्थापना इन्होंने किया था और ये अंतिम गुरु भी माने जाते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं दोस्तों, जितना मैंने आपको अभी बता दिया है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अब आइए समझते हैं वहां से जहां से हमने आपको बताया था कि शुरुआत करने वाले हैं, तो अब आइए समझते हैं वन लाइनर से, ठीक है। यदि आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही हैं तो एक बार कमेंट करके बताइए यस सर, आप जो हमें समझा रहे हो बिल्कुल क्लियर है। देखिए बात करते हैं हस्तांतरण के लिए आरक्षित भूमि को मुगल काल में क्या कहा जाता था। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो जो हस्तांतरण किया जाता है आरक्षित भूमि, उसको मुगल काल में क्या कहा जाता था, पैबाकी कहा जाता था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, अभी मैंने बताया था दयानंद सरस्वती ने। ऐतिहासिक लखनऊ समझौते के निर्माता और विख्यात मान होने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था, तो मोहम्मद अली जिन्ना को, या क्या है इनको दिया गया था। लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में दरअसल, तो हिंदू मुस्लिम एक हुए थे, तो फिर मोहम्मद अली जिन्ना को श्रेय गया था। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, वारेन हेस्टिंग थे। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, वारेन हेस्टिंग थे। 1917 में महात्मा गांधी जी द्वारा चंपारण का सत्याग्रह किया गया और यह पहला सत्याग्रह था। ध्यान रखिएगा, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह पहला सत्याग्रह था और इन्होंने, गांधी जी ने क्या किया था, इसमें तिनकठिया पद्धति को समाप्त करवाया था। दरअसल तिनकठिया पद्धति का मतलब ये था कि 3/20 भाग पर किसानों को क्या करना पड़ता था, नील की खेती करना पड़ता था। तो गांधी जी ने इसमें आंदोलन किया था। चंपारण, यानी चंपारण कहाँ है, बिहार में है। अच्छा, तिनकठिया पद्धति को गांधी जी ने क्या किया था, खत्म करवाया था। और जिसकी वजह से क्या हुआ था दोस्तों, रवीन्द्रनाथ टैगोर ने इन्हें, गांधी जी के नेम को क्या दे दिया, महात्मा का नाम दे दिया। पहले गांधी जी थे और रवीन्द्रनाथ टैगोर के नाम देने की वजह से, यानी कि एक तरीके से महात्मा शब्द इनके जोड़ने की वजह से गांधी जी का नेम पड़ गया, महात्मा गांधी पड़ गया। तो ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी की उपाधि किसने दिया था, रवीन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। और कब दिया था, जब 1917 का चंपारण सत्याग्रह, गांधी जी का पहला सत्याग्रह सफल हुआ था, तब जब गांधी जी ने क्या किया था, एक तरीके से तिनकठिया पद्धति को समाप्त करवाया था। नेक्स्ट बात करते हैं आजाद हिंद फौज की स्थापना के बारे में बात करते हैं। तो आजाद हिंद फौज की स्थापना कहां पर हुई थी दोस्तों, तो सिंगापुर में हुई थी आजाद हिंद फौज की स्थापना। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो बिल्कुल अगर इस तरह की चीजें आप याद करते हैं, निश्चित तौर पर आपके हर एक प्रश्न सही हो जाएंगे। देखिए जितना मैं आपको करवा रहा हूं ना, इससे बाहर से कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि वन लाइनर में मैं सब कवर करवा दे रहा हूं। चलिए बात करते हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, तो मदन मोहन मालवीय ने किया था। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, मदन मोहन मालवीय ने किया था। भारतीय उपद्रव का पिता किसे कहा जाता है, भारतीय उपद्रव का पिता किसे कहा जाता है, तो बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। तो भारतीय उपद्रव का पिता भी नहीं कहा गया है, बाल गंगाधर तिलक को, जो कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बन पाए, कांग्रेस के कभी भी अध्यक्ष नहीं बन पाए। आपके एग्जाम में यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन नेता थे जो कांग्रेस के कभी सदस्य तो रहे लेकिन अध्यक्ष नहीं बन पाए, तो बाल गंगाधर तिलक रहे। नेक्स्ट बात करते हैं बारदोली सत्याग्रह। बारदोली, देखिए बारडोली नहीं, बारदोली सत्याग्रह में क्या हुआ था, आंदोलन किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। दरअसल बारदोली सत्याग्रह में क्या था कि एक तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो सरदार की उपाधि दी गई थी, वो सरदार पहले नहीं थे, पहले इनका नेम था वल्लभ भाई पटेल। जब बारदोली सत्याग्रह इन्होंने किया था तो वहाँ की महिलाएं इनसे खुश होकर सरदार की उपाधि दिया था। दरअसल क्या था, इन्होंने समस्याओं को बहुत अच्छे से जागृत किया था, मतलब उजागर किया था, और जिसकी वजह से क्या होता है, मतलब किसानों को लगान से संबंधित ब्रिटिश सरकार काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही थी, तो इसके वजह से इन्होंने सत्याग्रह किया था, और जिसकी वजह से वहाँ की महिलाएं खुश होकर वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दे देती हैं। तो आपके एग्जाम में अगर यह भी प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि एक तरीके से
आपके एग्जाम में यदि यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि किसको एक तरीके से सरदार की उपाधि दी गई थी, किसको सरदार की उपाधि दी गई थी और किसने दिया था, तो बारदोली सत्याग्रह में, यानी कि गुजरात के बारदोली में सत्याग्रह किया गया था वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे। गदर पार्टी के संस्थापक थे वैसे तो इसमें थे हरदयाल थे। एक मिनट दोस्तों, तो गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे, सोहन सिंह भोकना ही थे। और दूसरी बात करते हैं, इसमें लाला हरदयाल जो थे वो मंत्री थे, कह सकते हैं इस पार्टी के सदस्य थे, महामंत्री के रूप में लाला हरदयाल भी थे। तो अगर गदर पार्टी के संस्थापक के रूप में पूछा जाता है तो सोहन सिंह भाकना का नेम ध्यान रखिएगा। हाँ, अगर आपके एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि इसके सदस्य कौन थे या महामंत्री कौन थे, तो लाला हरदयाल। अगर एक तरीके से सोहन सिंह भाकना का नेम नहीं आता है तो लाला हरदयाल को भी आप लगा सकते हैं। चलिए अब आइए बात करते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाना जाता है, किस लिए जाना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। देखिए अगर देखा जाए तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल की स्थायी राजस्व व्यवस्था या स्थायी राजस्व बंदोबस्त की व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, सिख गुरु ने खालसा की शुरुआत किया था। तो सिख गुरु ने मतलब किस सिख गुरु ने खालसा की शुरुआत किया था, अभी हमने आपको बताया था ऊपर ही, गुरु गोविंद सिंह ने। ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था दोस्तों, तो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक। दोस्तों ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। दोस्तों इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो भारत के पहले गवर्नर जनरल के बारे में अगर आपसे पूछा जाता है तो लॉर्ड विलियम बेंटिक को ध्यान रखिएगा। अगर बंगाल का पहले गवर्नर जनरल के बारे में पूछा जाता है तो वारेन हेस्टिंग का नेम ध्यान रखिएगा, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग का नेम ध्यान रखिएगा। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल पूछा जाता है तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग का नेम ध्यान रखना है। किसका नेम याद रखना है, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। किसका नेम, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग का नेम ध्यान रखना है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के बारे में तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को किस युद्ध में हराया था दोस्तों, तो एक तरीके से प्लासी के युद्ध में। अगर आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को किस युद्ध में हराया था, तो प्लासी के युद्ध में। अगर ये पूछ लिया जाता है कि प्लासी के युद्ध में कौन किसको हराया था, तो लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हराया था। भारतीय सिविल सेवा या वायसराय के शासन के दौरान किसके आरंभ की गई थी, किसके समय में आरंभ की गई थी। कहने का मतलब ये है भारतीय सिविल सेवा के जन्मदाता किसे माना जाता है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। ये भी हमारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतीय सिविल सेवा के जन्मदाता यानी कि भारत में सिविल सेवा के जन्मदाता कौन माने जाते हैं, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का नेम ध्यान रखिएगा। 1904 में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था के रूप में अभिनव भारत की स्थापना की गई थी और किसने किया था, वीडी सावरकर ने। ये भी आपके एग्जाम में आ चुका है दोस्तों कि किसने अभिनव भारत की स्थापना किया था, तो अभिनव भारत की स्थापना किया था वीडी सावरकर ने। तो वीडी सावरकर ने क्या किया था, अभिनव भारत की स्थापना किया था। दोस्तों इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट चीजों के बारे में। देखिए सरोजिनी नायडू को अगर देखा जाए, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब किसने दिया था, तो महात्मा गांधी ने। आपके एग्जाम में यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे मिला हुआ है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे दिया गया है, तो सरोजिनी नायडू को दिया गया है। और किसने दिया था, तो महात्मा गांधी का नेम ध्यान रखिएगा। भारतीय स्वतंत्रता के समय यानी कि भारत के स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, ये तो आपके एग्जाम में 100% पूछा जाता है। याद रखिएगा कि भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, जेबी कृपलानी थे। कौन थे, जेबी कृपलानी थे। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो इंकलाब का नारा जो दिया था एक तरीके से भगत सिंह ने दिया था दोस्तों। तो जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो दोस्तों इंकलाब का जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह ने। आपके एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। किस अखबार का गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में संपादन किया था, तो इंडियन ओपिनियन। ये भी ध्यान रखिएगा कि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में एक अखबार का संपादन किया था, उस अखबार का नेम था इंडियन ओपिनियन। धरती सभी के लालच के लिए नहीं बल्कि सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संसाधन उपलब्ध कराती है, यह कथन किसने कहा था, तो गांधी जी ने कहा था। किसने कहा था, महात्मा गांधी जी ने कहा था कि धरती सभी के लालच के लिए नहीं है बल्कि सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए और पर्याप्त साधन उपलब्ध कराती है। और यह कथन किसने कहा, महात्मा गांधी ने।
थियोसॉफिकल सोसाइटी के जनक कौन माने जाते हैं? मैडम ब्लावत्स्की। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी के जनक कौन थे या संस्थापक कौन थे, तो मैडम ब्लावत्स्की। किस भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल किस भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। भारत की पहली राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली राज्यपाल कौन थी? सुचेता कृपलानी जी, इनको ध्यान रखिएगा। एकमात्र वायसराय कौन थे जिनकी भारत में हत्या हुई थी? लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो को भी ध्यान रखिएगा। इसका जो तरीके से इसकी जो हत्या की गई थी भारत में ही की गई थी। 1857 की क्रांति का कारण क्या था? तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो नई एनफील्ड रॉयल एक राइफल थी, और जो एक तरीके से गाय और सुअर की चर्बी से युक्त गोली बनी थी, उसको एक तरीके से उपयोग करने के लिए 1857 मना कर दिया गया था मंगल पांडे के द्वारा। और मंगल पांडे के साथ साथ अगर देखा जाए तो उनके अन्य साथियों द्वारा भी ऐसा मना कर दिया गया था, और जिसके वजह से 1857 की क्रांति हुई थी। दोस्तों इस बात को भी ध्यान रखिएगा, 1857 की जो क्रांति हुई थी इसमें 8 अप्रैल 1857 को क्या हुआ था? मंगल पांडे को फांसी हुई थी। दोस्तों इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा कि मंगल पांडे को फांसी कब हुई थी? तो 8 अप्रैल 1857 को। कब हुई थी? 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी हुई थी। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं, ककोरी षड्यंत्र मामला किस वर्ष हुआ था? तो ककोरी षड्यंत्र मामले में अगर देखा जाए तो 1925 में यह मामला हुआ था। देखिए इसमें क्या था कि एक तरीके से ट्रेन को लूट लिया गया था। इसमें चंद्रशेखर आजाद भी थे दोस्तों, ठीक है। एक तरीके से जो ककोरी कांड हुआ था वो 1925 में हुआ था, जिसमें क्या किया गया था कि जो ब्रिटिश सरकार के एक तरीके से हथियार वगैरह जा रहा था उसको लूट लिया गया था चंद्रशेखर आजाद के द्वारा, और भगत सिंह और भी लोग थे इसमें शामिल थे, ठीक है। तो यही है ककोरी कांड। ककोरी जब आप यहाँ से जाने लगे थे, मतलब एक तरीके लखनऊ जाने वाली रूट पर ही ककोरी आपको मिल जाएगा। ककोरी जगह का नेम है एक। नेक्स्ट बात करते हैं, महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता का नाम से किसने संबोधित किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने संबोधित किया था। तो सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया था? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को फैलाने के उद्देश्य से डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स सिद्धांत किसने लागू किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। आपके एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ड्रेन थ्योरी के बारे में बात करते हैं, तो इस सिद्धांत को किसने लागू किया था? तो इस सिद्धांत को लागू किया था दोस्तों, इस सिद्धांत को एक तरीके से देखा जाए लॉर्ड डलहौजी ने। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी। नेक्स्ट बात करते हैं, अंग्रेज यानी ब्रिटिश सरकार के द्वारा महात्मा गांधी को कौन सी पदवी दी गई थी और महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के समय उस पदवी को लौटा दिया था? तो कैसर-ए-हिंद की उपाधि, कैसर-ए-हिंद की उपाधि दी गई थी महात्मा गांधी जी को। और महात्मा गांधी जी ने इसे कब वापस किया था? जब 1920 से 22 तक क्या चल रहा था? असहयोग आंदोलन शुरू करना था, तो उससे पहले ही गांधी जी ने क्या किया था? कैसर-ए-हिंद की उपाधि अंग्रेजों को वापस कर दिया था। इसी जो असहयोग आंदोलन चल रहा था, इसी में क्या हुआ था? 5 फरवरी 1922 को दोस्तों, 5 फरवरी 1922 को क्या हुआ था? चौरी चौरा कांड हुआ था। कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को। गोरखपुर में है चौरी चौरा नामक स्थान, यहीं पर क्या हुआ था? चौरी चौरा नामक कांड हुआ था। चौरी चौरा कांड हुआ था। ये जो चौरी चौरा कांड हुआ था, इसमें क्या किया गया था? आंदोलनकारियों के द्वारा 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया था, और जिसकी वजह से असहयोग आंदोलन को गांधी जी को वापस भी लेना पड़ता है दोस्तों। तो इसी की वजह से क्या होता है? गांधी जी को इस आंदोलन को वापस भी लेना पड़ता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो असहयोग आंदोलन अगर देखा जाए तो गांधी जी के नेतृत्व में शुरू किया जाता है, ठीक है, लेकिन इसको स्वीकार किया जाता है लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में, ठीक है। और दूसरी बात ये ध्यान रखिएगा कि इसी असहयोग आंदोलन शुरू करने से पहले गांधी जी ने क्या किया था? कैसर-ए-हिंद की उपाधि वापस कर दिया था। और नेक्स्ट बात करते हैं, अगर देखा जाए तो गांधी जी ने यहाँ पर एक और बातें ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक और बातें ध्यान रखिएगा कि इसी आंदोलन में, असहयोग आंदोलन में ही क्या हुआ था? 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर चौरी चौरा कांड हुआ था, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया था आंदोलनकारियों के द्वारा, जिसके वजह से क्या करना पड़ा? गांधी जी को असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा। नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन उसके कहाँ के सत्र में हुआ था? सूरत के सत्र में हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विभाजन, यानी कि जब एक तरीके से पहला विभाजन किया गया था तो कहाँ पर हो गया था? तो सूरत में हुआ था, जब एक तरीके से कांग्रेस 2 दल में बढ़ चुकी थी, एक तो नरम दल में और दूसरा गरम दल में दोस्तों। तो नरम दल और गरम दल में कब बटी थी? तो ये बातें जरूर ध्यान रखिएगा, सूरत के अधिवेशन में, ठीक है।
नेक्स्ट बात करते हैं समानतः किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। तो भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है राजा राम मोहन राय को माना जाता है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, ये भी आपके एग्जाम में आ चुका है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, श्रीमती एनी बेसेंट थी। किस संस्था की स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं की थी, तो विश्व भारती की स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं किया था। दोस्तों एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किसने इसकी स्थापना किया था, ठीक है, इंटरनेट पर देखकर बताइएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने किया था, तो अगर देखा जाए तो व्योमेश सी बनर्जी का नेम ध्यान रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो आज कांग्रेस है जिसके नेतृत्व राहुल गांधी कर रहे हैं, ठीक है, तो वही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई के अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष थे और इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी 1885 में। तो आपके एग्जाम में अगर ये पूछा जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो आप बता दीजिए 1885 में। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे दोस्तों, या WC बनर्जी का नेम ध्यान रखिएगा, बात एक ही है। नेक्स्ट बात करते हैं किस लेखक ने अकबर के दीन ए इलाही को उनकी मूर्खता का ना बुद्धिमत्ता का स्मारक कहा है, तो विसेंट स्मिथ ने कहा था। विसेंट स्मिथ ने कहा कि जो एक तरीके से अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किया हुआ है, इसको अगर देखा जाए तो यह एक तरीके से ना तो इसमें मूर्खता वाली कोई बातें आती हैं और ना ही इसमें कोई एक तरीके से उसकी एक तरह बुद्धिमत्ता वाली कोई बातें आती हैं। इसको किसने कहा था, विसेंट ने इस बात को कहा था। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, दयानंद सरस्वती थे। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, दयानंद सरस्वती थे। जनरल डायर जो जलियांवाला बाग नरसंहार का दोषी था, किसके द्वारा मारा गया था दोस्तों, तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो उधम सिंह के द्वारा मारा गया था। दरअसल बात करते हैं उधम सिंह के बारे में। ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था दोस्तों 1919 में हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। दरअसल क्या था, इसकी कहानी कुछ और थी। देखिए इसकी समझिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड की कहानी को एक बार मैं आपको अच्छे से बताता हूं। दरअसल क्या था कि रोलेट एक्ट आया था। रोलेट एक्ट में क्या था, रोलेट एक्ट के बारे में बात करते हैं तो यह एक्ट जो था 1919 में आया था। रोलेट एक्ट जो था 1919 में आया था। इसमें क्या था दोस्तों, अंग्रेजों ने कहा कि देखिए जो भी एक तरीके से आंदोलन कर रहा हो, बिना किसी मुकदमा के, बिना किसी एक तरीके से उसे किसी भी इंफॉर्मेशन दिए बिना किसी सूचना को उस व्यक्ति को सीधे जेल में डाला जा सकता है, ठीक है, इस अधिनियम के तहत, रोलेट कानून के तहत। इसीलिए इस कानून को काला कानून के नाम से भी जाना गया। और दरअसल क्या होता है, फिर आगे चलकर क्या होता है कि काफी ज्यादा समस्याएं आती हैं लोगों को। तो इसकी वजह से क्या होता है कि लोग इसका काफी ज्यादा विरोध करते हैं, जिसमें गांधी जी भी रहते हैं इसके विरोध करने में, और बहुत सारे बड़े बड़े नेता होते हैं जो इसका विरोध करते हैं रोलेट एक्ट को। फिर दरअसल क्या होता है कि अमृतसर के जलियांवाला बाग में क्या होता है, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू रहते हैं, ठीक है। एक व्यक्ति था जिसका नेम था डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू था, और दूसरे का नाम था डॉक्टर सत्यपाल था। एक का नाम था, समझिएगा, सैफुद्दीन, यहाँ पर लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, ठीक है, सैफुद्दीन, ध्यान रखिएगा, सैफुद्दीन किचलू था और दूसरे का नाम था डॉक्टर सत्यपाल था। इन दोनों ने क्या किया था दोस्तों, अमृतसर के जलियांवाला बाग में बहुत सारे लोगों को बुलाकर जनसभा कर रहे थे। मतलब एक तरीके से अगर देखा जाए तो कानून का विरोध कर रहे थे, रोलेट एक्ट को खत्म कराया जाना चाहिए। और क्या होता है कि एक तरीके से एक व्यक्ति होता है हंसराज, जिसने क्या किया था, जनरल डायर को बताता है कि वहां जलियांवाला बाग में क्या है, जनसभा हो रही है, लोगों की सभा हो रही है और इसका रोलेट एक्ट का विरोध किया जा रहा है। सॉरी दोस्तों, जिसके वजह से क्या होता है, जनरल डायर क्या करता है, आता है और एक बार चेतावनी देता है, ठीक है, एक बार एक तरीके वार्निंग देता है कि सभी लोग बागों को खाली कर दें, मतलब एक तरीके से यहाँ से हट जाएं। बस एक बार वार्निंग देता है, दूसरी बात वो गोली चलवा देता है, ठीक है, जिसके वजह से क्या होता है, गोली चलवा देने की वजह से काफ़ी लोगों की यहाँ पर क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। मतलब काफ़ी लोग मारे जाते हैं और 13 अप्रैल 1919 की यह घटना होती है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये जो जनरल डायर के बारे में बात कर रहे हैं, इसको क्या किया गया, उधम सिंह थे, एक सरदार थे जिनका नेम था उधम सिंह। इन्होंने क्या किया, लंदन में जाकर इसको 1940 में इसको गोली मार दी है, ठीक है। तो हमने आपको बताया यहाँ पर, अब इसमें कुछ और कहानियां भी मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर हमने आपको बताया था कि जलियांवाला बाग का नरसंहार का दोषी कौन था, तो एक तरीके से जनरल डायर था, ये रहा जनरल डायर,
और इसकी हत्या किसने किया था? उधम सिंह ने किया था, उधम सिंह सरदार ने किया था। और कहाँ पर किया था? लंदन में जाकर इन्होंने गोली मारी थी इसको, ठीक है। और ये जो जनरल डायर था ना, बहुत ही दुष्ट व्यक्ति मैं इसे कह सकता हूँ, क्योंकि इसने बहुत सारे लोगों की जानें ली थी उस समय। तो आपके एग्जाम में अगर पूछा जाता है कि भैया जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को बता दीजिएगा। और रोलेट एक्ट कब आया था? तो 1919 में आया था रोलेट एक्ट, इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाने की वजह से क्या होता है, कुछ बातें निकल कर आती हैं। एक पहली बात तो ये निकल कर आती है, रवींद्रनाथ टैगोर को रवींद्रनाथ टैगोर को उपाधि दी गई थी नाइटहुड की। कौन सी उपाधि दी गई थी? नाइटहुड की उपाधि दी गई थी दोस्तों। और जिसकी वजह से ये दुखी थे, पहले दुखी हो गए थे 13 अप्रैल 1919 की घटना को देखकर, और इन्होंने अंग्रेजों को नाइटहुड की उपाधि वापस कर दिया था। तो अगर आपके एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाता है, अगर आपके एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाता है कि किसने एक तरीके से किसने गांधी जी को, मतलब एक तरीके से किसने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दिया था, नाइटहुड की उपाधि वापस कर दिया था, तो रवींद्रनाथ टैगोर ने वापस किया था। और कब किया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड के से दुखी होकर। इसमें एक और बातें ध्यान रखिएगा, सरोजिनी नायडू ने भी अपनी उपाधि वापस कर दिया था। और उनकी उपाधि क्या, उनको कौन सी उपाधि मिली थी? कैसर ए हिंद की उपाधि, कैसर ए हिंद की उपाधि इन्होंने भी वापस कर दिया था। अच्छा, अब 3 बातें ध्यान रखिएगा। गांधी जी ने कैसर ए हिंद की उपाधि कब वापस किया था? जब असहयोग आंदोलन लाना था उससे पहले। दूसरी बातें ध्यान रखिएगा, कैसर ए हिंद की उपाधि सरोजिनी नायडू ने भी वापस कर दिया था। और कब वापस किया था? जब जलियांवाला बाग हत्याकांड आया था 13 अप्रैल 1919 को। फिर ध्यान रखिएगा रवींद्रनाथ टैगोर ने क्या किया था? अपना एक तरीके से उन्होंने भी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दिया था। कब वापस किया था? जब 13 अप्रैल 1919 को क्या होता है? जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, उससे दुखी होकर। दोस्तों यहाँ पर कुछ और भी बातें अगर कहो तो मैं बता देता हूँ, चलिए बता ही देता हूँ कुछ 1-2 बातें और भी। जैसे कि क्या होता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए हंटर आयोग का गठन किया जाता है। तो अगर आपके एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए किसका गठन किया जाता है, किस आयोग का गठन किया जाता है, तो हंटर आयोग का गठन किया जाता है। वैसे ये जो हंटर आयोग का गठन किया जाता है अंग्रेजों के द्वारा, इसमें कुछ होता नहीं है। इसमें भी यही हंटर आयोग क्या कहता है कि जनरल डायर ने जो भी किया वो बिल्कुल सही किया था, ठीक है। वैसे अब मैं ज़्यादा डीप तो पढ़ा नहीं रहा हूँ, अगर वन लाइनर के हिसाब से आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर पूरा डीप मुझे पढ़ाना हो तो एक एक बातें मैं आपको ऐसा सिखा दूँ कि आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। लेकिन क्या है, समय आपके पास नहीं है। अब समय आपके पास है नहीं तो फिर मुझे तो क्या करना पड़ेगा। 1 मिनट भाई, कहाँ चला गया ये? 1 मिनट दोस्तों, एक मिनट। तो दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में, बीच में थोड़ा सा वीडियो रुक गई थी और पीडीएफ भी थोड़ा सा इधर उधर हो गई थी, जिसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हुई थी, ठीक है। लेकिन आप लोगों को हो सकता है ना पता चला हो, इसको सुधारने में थोड़ा समय लग गया। चलिए कोई नहीं, जनरल डायर के बारे में बात करते हैं। हमने आपको बता दिया कि जनरल डायर की क्या कहानी थी, इसने क्या किया था। 13 अप्रैल 1919 के जो घटना हुई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसका मुख्य आरोपी अगर देखा जाए तो यही व्यक्ति था जिसने क्या किया था, भरी सभा में, मतलब इतनी सारी भीड़ थी, इतने सारे लोग थे और इसने सीधा गोली चलवा दिया, जिसके वजह से काफ़ी लोगों की जानें चली गई। और जिसके वजह से फिर क्या होता है, रवींद्रनाथ टैगोर दुखी होकर क्या करते हैं कि नाइटहुड की उपाधि अपनी वापस कर देते हैं। और सरोजिनी नायडू क्या करती हैं, ये भी अपनी कैसर ए हिंद की उपाधि वापस कर देती हैं अंग्रेजों को। किसे गांधी जी का राजनीतिक गुरु माना जाता है दोस्तों? अगर आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है कि गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन था, तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। गांधी जी के सत्याग्रह का किन्हीं दो से जुड़ाव था, सच्चाई और अहिंसा से। तो गांधी जी का जो सत्याग्रह दोस्तों, तो इनका दो मतलब एक तरीके से इनका जो तात्पर्य है वो सच्चाई और अहिंसा से इनका जुड़ाव रहा है। सुभाष चंद्र बोस ने किस पार्टी की स्थापना किया था दोस्तों? तो ब्लॉक फॉरवर्ड के नाम से, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो सुभाष चंद्र बोस ने किस पार्टी की स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक के। और स्वतंत्रता, समानता, बंधुता के लिए जिसने भारत का राष्ट्रीय आंदोलन प्रभावित हुआ था और कहाँ गए थे, तो वे फ्रांस की क्रांति में।
स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के विचार जिनसे भारत का राष्ट्रीय आंदोलन प्रेरित हुआ था, यानी कि हमारे देश का भी आंदोलन प्रेरित हुआ था दोस्तों। तो हमने इसको कहाँ से लिया था? फ्रांस की क्रांति से लिया था। यही हमारे में अगर देखा जाए, हमारे प्रस्तावना शब्द में भी स्वतंत्रता, समानता, बंधुता के विचार को हमने शामिल किया हुआ है। और भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन साहब थे। तो ध्यान रखिएगा, लॉर्ड माउंटबेटन साहब जो थे वे भारत के अंतिम वायसराय थे। नेक्स्ट बात करते हैं, किस वायसराय को कार्यकाल के दौरान ही राजधानी कलकत्ता स्थानांतरित करने, एक तरीके से दिल्ली स्थानांतरित करनी पड़ी? चलिए मैं आपको इसकी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में, देखिए दरअसल क्या हुआ था, जब बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, ठीक है, जब बंगाल विभाजन हुआ था दोस्तों 1905 में, तो आगे चलकर क्या किया गया? बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया 1911 में। तो फिर क्या होता है? 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है। तो उसके बाद क्या होता है? पहले भारत की राजधानी होती है कलकत्ता, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि भारत की राजधानी हो जाती है दिल्ली दोस्तों, ठीक है। तो 1912 से अगर देखा जाए तो भारत की राजधानी हो जाती है दिल्ली। नहीं, उसके पहले कौन सी भारत की राजधानी थी? तो उसके पहले भारत की राजधानी थी कलकत्ता दोस्तों। किसके समय में? लॉर्ड हार्डिंग के समय में। नेक्स्ट बात करती हैं, किसने आर्य समाज की स्थापना किया था? तो आर्य समाज की स्थापना किसने किया था दोस्तों? तो आर्य समाज की स्थापना किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1875 में की गई थी। किसने लिखा कि निज भाषा उन्नति सब उन्नति के मूल? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा था। किसने कहा था स्वदेशी राज चाहे कितना अच्छा क्यों ना हो, स्वदेशी राज की तुलना कभी अच्छा नहीं हो सकता है? दयानंद सरस्वती ने। कौन सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय था? ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सहायक संधि की बात करते हैं, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो हैदराबाद का निजाम था। नेक्स्ट बात करते हैं, मजहब नहीं सिखाता है आपस में वैर रखना, यह पंक्ति किसकी है? तो मोहम्मद इनकलाब की है। नेक्स्ट बात करते हैं, बेबेल योजना की बात करते हैं या बेबेल प्लान की बात करते हैं। तो बेबेल प्लान की घोषणा किसने किया था? लॉर्ड बेबेल ने किया था। और कब किया था? 14 जून 1945 को। जिस समय कैबिनेट मिशन भारत आया उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लीमेंट इटली थे। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जिस समय कैबिनेट मिशन भारत आया था उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो क्लीमेंट इटली थे। अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कब और कहां पर लगाई थी? तो मसूलीपट्टनम में लगाई थी। और कब? 1611 में पहली फैक्ट्री अंग्रेजों ने लगाई थी दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, इल्तुतमिश के राज दरबार में किस इतिहासकार को संरक्षण दिया गया था? तो इल्तुतमिश के दरबार में किस इतिहासकार को संरक्षण दिया गया था? मिनहाज उस सिराज को। दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने किया था? 1884 में की गई थी। और किसने किया था? ज्योतिबा फुले ने किया था। तो दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने किया था? तो ज्योतिबा फुले ने किया था। और कब किया था? 1884 में किया था। किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया था? तो लॉर्ड वेलेचली के समय में। ध्यान रखिएगा, लॉर्ड वेलेचली के समय में क्या हुआ था? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया था। उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड वेलेचली था। भारत में किसे फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो कोलबर्ट को माना जाता है। किसने रक्षाबंधन की शुरुआत बंगाल विभाजन के विरुद्ध एकता को प्रदर्शित किया था? दरअसल जब बंगाल विभाजन हो जाता है 1905 में दोस्तों, तो फिर क्या होता है? रविन्द्रनाथ टैगोर के कहने पर क्या किया जाता है कि एक तरीके से रविन्द्रनाथ टैगोर के कहने पर क्या किया जाता है कि राखी दिवस, मतलब राखी बांधने की, रक्षाबंधन की शुरुआत की जाती है। कहा जाता है, देखिए बंगाल विभाजन में क्या था कि बंगाल को दो भागों में बांट दिया गया था, एक तो पूर्वी बंगाल, दूसरा पश्चिम बंगाल में, ठीक है। तो एक तरीके से एक तरफ अगर देखा जाए पश्चिम बंगाल में अगर देखा जाए तो हिंदुओं की जनसंख्या ज़्यादा थी। और पूर्वी बंगाल में अगर देखा जाए तो मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा थी। और जब बंगाल विभाजन किया गया था अंग्रेजों के द्वारा, तो फिर एक तरीके अंग्रेज ये चाह रहे थे कि मुसलमान और भारतीय अलग हो जाएं, जिससे क्या हो कि हमारा काम बनता रहे। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने सुझाव दिया कि अंग्रेजों को बता दीजिए कि हम अलग नहीं हैं, भले ही आप हमें एक तरीके से भूमि से अलग कर सकते हैं, मतलब वैसे अलग कर सकते हैं, लेकिन दिल से आप हमें अलग नहीं कर सकते। तो यहाँ पर क्या हुआ था? एकता को प्रदर्शित करने के लिए
रक्षा मतलब एक दूसरे के हाथ में राखी बांधी गई थी और इसीलिए राखी दिवस के रूप में यहाँ बताया गया। ठीक है, और किसके सुझाव पर ऐसा किया गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर के कहने पर या उनके सुझाव पर। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय कौन पंजाब का शासक था दोस्तों? तो दिलीप सिंह थे। तो ध्यान रखिएगा, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय कौन पंजाब का शासक था? तो दिलीप सिंह। रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? खड़क सिंह थे। कांग्रेस की किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लक्ष्य अपना घोषित किया था? तो 1919 में लाहौर अधिवेशन में। इस बात को भी ध्यान रखेगा। वैसे तो अगर आप देखिए, मैं अगर इसकी एक ही क्लास लेना चाह रहा हूँ, लेकिन क्या है कि आपके पास समय नहीं है। जैसे कि क्या हो रहा है कि ज़्यादा समय हो जा रहा है, ठीक है, और आप लोगों को थोड़ा से सोना वोना भी रहेगा, तो इसलिए मुझे लगता है कि क्लास को स्थगित करना होगा। लेकिन अगर आप लोग कहें तो कल से 11 बजे तक, 11:30 और 11:15 बजे तक क्लासेस चल सकती हैं। ठीक है, कम से कम 11:30 और 11:15 बजे तक आप सोइए, तो निश्चित तौर पर मैं कहता हूं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। हर एक विषय के पेपर 2 के भी करवा दूंगा और पेपर 1 की भी। या आप कहें तो दिन में एक क्लास मैं डाल देता हूं किसी समय, या आप कहें तो फिर 8 बजे से क्लासेस स्टार्ट कर दूं, जो 9 बजे से हमारी सारी क्लासेस चलती हैं, 9 3 12 जो हो रही हैं। अगर आप कहें तो 8 बजे से, 8 से लेकर 9 बजे तक हमारी क्लास हो जाए। आपका MCQ 9 के से लेकर 10 बजे तक हमारा एनवायरनमेंट हो जाए, फिर पेपर 2 हो जाए, और 10 मिनट का पैसेज डेली मैं करवाते चलूँ। पैसेज भी जरूरी है, ठीक है। तो डेली मैं सोच रहा हूँ कि 2 पैसेज आपको करवाते चलूँ, और जिससे आपका काम हो जाए। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखिएगा। देखिए, बहुत सारे लोग लाइव चैट में लिख देते हैं, लाइव चैट में हमें पता नहीं चल पाता। आप अपने सुझाव को बता दीजिएगा आज, और वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अपनी कहानी थोड़ा लिख दीजिएगा। आप लोग क्या करते हैं, कुछ कहानी लिखते नहीं है, बस बोल दिया हाँ सर ठीक है हो जाएगा, कर देना, ऐसा ही। उसमें कुछ लिख दिया करें कि किस बात से कर दिया जाए, क्या नहीं करना चाहिए। पूरी कहानी थोड़ा सा लिख दिया करें, थोड़ा से लिखा करें, मतलब ज़्यादा नहीं, बस 2-4 लाइन लिख दें, इतने में हमें समझ में आ जाएगा। आप हमें बता दीजिए कि हाँ सर, अगर आप कहें तो, अगर आप लोग कहें तो फिर 8:30, अगर 8 बजे से नहीं कर सकते हैं तो 8:30 बजे से मैं क्लास कर सकता हूँ। 8:30 से लेकर कम से कम 11:30 बजे तक लगातार सभी क्लासेस चलते रहें। निश्चित तौर पर एक के बाद एक क्लास आप देखते चलिए, फिर आप एग्जाम में बैठिए, फिर आपको लगेगा कि वाकई में जितनी बेहतर तैयारी मेरी हुई है, इतनी बेहतर तैयारी शायद ही किसी की हुई हो। तो दोस्तों, कल हम देखेंगे, यहाँ से कहानी को देखेंगे। 15 अगस्त 1947, जिस समय भारत को आज़ादी मिली, उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो JV कृपलानी थे। अभी हमने आपको बताया था, ठीक है। तो कल हम यहाँ से देखेंगे। मेरा मानना है, अगर आज आप ऐसा कह देते हैं तो 1 घंटे में कल एक खत्म हो जाए, तो फिर उसके बाद क्या है कि मैं आपको मीडियल हिस्ट्री भी करवा दूं और एशियन हिस्ट्री भी, फिर इसी तरह से पॉलिटी भी करवा दूं। कहने का मतलब ये है कि आपके 29 तारीख तक मैं सोच रहा हूं कि सारा कुछ आपका करवा दूं। आप क्या करें, वीडियो को 1 से 2 बार देख लें, बस उसके बाद क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए, हर एक क्वेश्चन आपके सही होने लगेंगे। बाकी आप देख लीजिए क्या करना है। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू।